हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। और इंडियन पॉलिटी की हमारी चर्चा जारी है। तो कल जो चीज़ें हमने देखी थी वो आपके सामने है। कैबिनेट मिशन प्लान, इन सब के बारे में जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे वो सब है कि कैसे कैबिनेट मिशन प्लान को में कई सारे प्रोविजंस दिए गए थे जिसको डिफाइन किया गया था और उसके अनुसार चुनाव चुनाव भी होते हैं। ये रहे एंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स और उनसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स, ठीक। और ये रही संविधान सभा जिसकी टोटल स्ट्रेंथ बताई गई थी कल। होपफुली आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा। और आज हम पहुंच जाते हैं संविधान सभा के किसमें, कमेटी सिस्टम में, कि वो कौन कौन सी कमेटीज़ थी जिन्होंने बैठकर बड़ी मेहनत करते हुए हमारे संविधान को लिखा। तो उस पर छोटी सी चर्चा देख लेते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, संविधान सभा में कुल कितनी कमेटीज़ थी? 8 बड़ी कमेटीज़ थी, ठीक है। क्या थी? 8 बड़ी कमेटीज़ थी और सब कमेटीज़ भी थी और कुछ लघु समितियां भी थी। ओके, इन समिति का काम था अलग अलग जो भी उसमें चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उस पर विशेष रूप से अपने प्रोविजंस देना, ठीक। जैसे हम देखते हैं कि जितनी भी कमेटीज़ थी उसके अध्यक्ष किसी न किसी व्यक्ति को बनाया गया था। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के नाम है मेजर। एक तो है यूनियन पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष बने गए हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान और एडवाइजरी कमेटी के जो फंडामेंटल राइट की एडवाइजरी कमेटी है उस पर, और सब कमेटी इसका किसको बनाया गया? वल्लभ भाई पटेल को। ये एफआर होना चाहिए। माइनर सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी अर्थात अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये सारे वे पात्र हैं जिसको हमने अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान सुना है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है संविधान के लिखने में, जिसका नाम है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति अर्थात स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल ऑफ प्रोसीजर्स जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ के नाम हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी पीसीएस जैसे एग्जाम में, प्री वाले एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ माइनर कमेटी के नाम। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखी हुई है, इसके अलावा और भी कई सारी हैं, ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी के अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारमैया। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद। ये सारे वे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। झंडा समिति है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। जब भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें, यूपी पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस के, तो फैक्चुअल फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, ठीक। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि पुराने जो साल के पेपर्स हैं उनमें पॉलिटी वाले सेक्शन से क्या आता है। यकीन मानिए स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में जो प्री वाला एग्जाम है उसमें पॉलिटी बहुत टफ नहीं आती है। अगर आपको बेसिक जानकारियां हैं तो निश्चित मानिए 15 में से 12-13 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर कमिटी। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? एस के धर। याद होगा आपको कि 1948 में एस के धर समिति बनाई गई थी लिंग्विस्टिक मामलों की जांच करने के लिए। और इस कमेटी ने क्या सुझाव दिया था सरकार को? कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है ना? हाँ, वो सब चीज़ें। वैसे हम इसको पार्ट 1 में पढ़ेंगे, ठीक है, समझिए बात को। अच्छा, अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, क्योंकि इसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया था हमारे संविधान को रचने में तो किसने किया था? प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे। मैं आपके सामने सदस्य के नाम पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रही है, ठीक। ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेंबर्स का नाम सुन लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऐसे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, ये मुंशी होना चाहिए, मुंशी नहीं, सॉरी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और हैं एन माधव राव। लेकिन एन माधव राव से पहले सदस्य कौन थे? बी एल मित्तर, बीमार पड़ गए थे
इसके स्थान पर कौन आया है? एम माधव राव। फिर आते हैं टी कृष्णमाचारी, किसके स्थान पर आए हैं? डीपी खेतान के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये रहे आपके टोटल 7 मेंबर्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, जब से संविधान लिखना शुरू किया गया और जब तक संविधान लिखा गया, अर्थात जब तक लागू नहीं हो गया, तो कुल 11 सत्र का उल्लेख हमको मिलता है। टोटल कितने सेशंस हुए थे? 11 सत्र का उल्लेख मिलता है हमको। टोटल वी हैव 11 सेशंस। ठीक। अंतिम सेशन 24 नवंबर 1949 को हुआ था और फिर एक बार मुलाकात हुई थी जनवरी में, संविधान लागू होने से पूर्व, जिसमें सभी ने उसमें हस्ताक्षर किए थे। इसमें 3 चीजें जान लेनी बड़ी जरूरी हैं। प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। फर्स्ट रीडिंग अर्थात प्रथम पाठन शुरू होता है 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। ठीक। दूसरी रीडिंग सबसे लंबे समय तक चली। इस दौरान बहुत सारी वार्तालाप हुई होगी, बहस हुई होगी। इस चीज की जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, आप ये मान के चलिए संविधान का एक छोटी सी मूवी बनाई गई है इसमें, जिसमें कई सारे एपिसोड्स हैं। हमारा संविधान बहुत ही शानदार तरीके से उसमें फिल्माया गया है चीज़ों को। उसमें जितने भी पात्र हैं जो यहाँ पर नाम आप पढ़ रहे हैं, उसमें नाटक के रूप में उसको दिखाया गया है और बहुत ही शानदार, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे संविधान सभा की ही गतिविधियाँ चल रही हों। तो वो मेरी सुझाव है आपका कि आप कभी मौका मिले, आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा है, आप देखिएगा उसको ज़रूर। ठीक है, काफ़ी बातें आपको देख के समझ में आ जाएंगी। सेकंड रीडिंग शुरू होती है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। लगभग 1 साल तक चलता है द्वितीय पाठन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पाठन रहा होगा क्योंकि इसमें कई सारे पहलुओं को उसमें जोड़ा गया होगा। क्या शामिल किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, धारावार बहस चली होगी, है ना। काफ़ी बहस चल रही थी जिसमें अंबेडकर जी अपने मत रखते थे और भी कई सारे जो भी संविधान सभा में बैठे थे वो सब अपने ओपिनियंस देते थे। थर्ड रीडिंग शुरू होती है 14 नवंबर 1949, विच वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। यानी कि तीसरी जो रीडिंग थी उसमें लगभग सारे काम उस समय तक लगभग पूरे हो चुके थे और 26 नवंबर को संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आते रहे हैं, इसको अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इस समय जब ये अंगीकार किया गया है तो उस समय है 395 आर्टिकल्स, प्रस्तावना भी थी उसमें, और 8 शेड्यूल थे। दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इस तारीख से सभी भली भांति परिचित हैं कि हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। और भारत क्या बन चुका है? एक रिपब्लिक, अर्थात गणतंत्र बन चुका है। 26 जनवरी की महत्व उसके ऐतिहासिक डेट में छिपी हुई है कि कैसे 1929 में पूर्ण स्वराज वाला जो मामला चला था ना, आपको याद होगा, 31 दिसंबर 1929 में। उसके बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया था 4 जनवरी को कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाया जाएगा। तो उसकी ऐतिहासिकता के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी का दिन तय किया गया था, और कोई खास वजह इसकी नहीं है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल केम इनटू फोर्स ऑन दिस। इसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरीके से संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझनी होंगी, जिसके लिए सभी लोग बुक रिकमेंड करते हैं, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। प्लीज़ उसको पढ़िए, समझिए, और सारी चीज़ें आपको रिवीजन करने के बाद समझ में आती रहेंगी। ठीक है, अब इस पेज में हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और भारत अब एक गणतंत्र देश कहलाएगा। 395 आर्टिकल के साथ, 8 शेड्यूल के साथ हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमें इसके फीचर्स के बारे में
कुछ चर्चा कर लेनी चाहिए कि आखिर हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें थी। तो हमको पता चलता है आर कॉन्स्टिट्यूशन लैडन विथ वेरियस फीचर्स, इसमें कई सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये कि हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है और किन किन देशों से लिया है। तो इसके कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमने फ्रीक्वेंटली बोरो किए हैं, बोरोड फीचर अलग अलग देशों से। क्यों? क्योंकि भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको जस्टिफाई या सेटिस्फाई करने के लिए एक ही देश से हमको ऐसे फीचर्स नहीं मिल सकते। तो इसमें आपको कुछ नाम पढ़ने होंगे। आपको किसी भी जीके की बुक में ये सारी बातें दी रहती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी का कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है ना, सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, संविधान का संशोधन भी किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर, ये चीज़ कहाँ से ली है, प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, प्रेम्बल की भाषा कहाँ से ली गई है, कनाडा से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है। तो लगभग जितने भी मुख्य देश जिसका मैंने नाम लिया आपसे आपके सामने, उन सभी जगह से हमने इन फीचर्स को अडॉप्ट किया है और आज तक हम देख सकते हैं इन सब का अपना महत्व है। फंडामेंटल राइट फ्रॉम यूएसए। और दूसरी बात ये भी है कि जब संविधान लागू हुआ तो कुछ चीज़ें उस समय नहीं जुड़ी हुई थी, इसको बाद में जोड़ा गया है ना। यानी कि संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि स्कोप शुड बी देयर टू मेक सम अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड। आवश्यकता पड़ने पर संविधान में बदलाव भी किए जा सकते हैं और इस बदलाव को नाम दिया गया है किस चीज़ का? अमेंडमेंट का। बहुत ही शानदार संविधान है हम लोगों का, अगर आप गौर से समझें इसको। अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट जो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। इसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है और इसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर की है। केशवानंद भारती केस 1973 का आपको याद होगा कि संविधान का आवश्यकता पड़ने पर अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बुनियादी ढांचे को बिगाड़े बगैर। ये बात 1973 के केशवानंद भारती केस में कह दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक। दूसरी बात, अमेंडमेंट एक ऐसा फीचर है जो बदलती हुई परिस्थितियों को एडजस्ट करने के लिए बनाया गया है। हाल ही में आपने देखा है कि कई सारे बिल्स, कई सारे अमेंडमेंट्स हाल ही के वर्षों में होते हुए हमने देखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेंडमेंट यानी कि 368 आर्टिकल का इस्तेमाल करके ही किया गया होगा, है कि नहीं। तो हमें समझना होगा कि अमेंडमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ये सब आगे हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे एक एक करके। बेफिक्र रहिए, सारी बातें आप तक पहुंचेंगी बहुत ही सरल शब्दों में। अभी तक जो मैंने आपको जानकारी पहुंचाई है बड़ी ही बुनियादी है, बड़ी ही बेसिक है। खास तौर पे उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई जा रहा है ये लेक्चर जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए नहीं जो 2-3 मेंस दे चुके हैं, उनके लिए लेक्चर है ही नहीं। ये उनके लिए है जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, जिसकी बुनियादी बातें आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ सरल शब्दों में। ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ फीचर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे आपकी टेक्स्ट बुक्स में, जो आप जरूर पढ़िए, 100% पढ़िए। आप भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए और एक अपना एक तर्क निकालिए, क्योंकि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है ये उस इंडिविजुअल एफर्ट से ही निकलता है। इसमें सिर्फ टीचर की भूमिका नहीं होती है, बच्चे की भी उतनी भूमिका है। ठीक, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमको कई सारी चीज़ें पता चलती हैं संविधान के संबंध में, इसके कई सारे फीचर्स हमने बोरो किए हैं। और एक फीचर इसका और है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन ऑफ व्हाट? रिजिडिटी यानी कि लचीलेपन, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय हमको नज़र आता है। हमें हमारे संविधान में कठोरता और लचीलेपन का लक्षण नज़र आता है। ठीक, इसका मतलब ही यही है कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट किया जा सकता है। यही दिखा रहा है किस चीज़ को? रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से लेकर अब तक हम देखें तो हमने 100 से भी ज़्यादा बार, अब तो 150 के पास संख्या पहुंच जाएगी अगर लगातार अमेंडमेंट होते रहे,
उसमें अमेंडमेंट कर दिया है, तो हमारा संविधान फ्लेक्सिबल ज़्यादा नज़र आता है, कठोर कम नज़र आता है। जबकि यूएसए के संविधान में ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, यूएसए का संविधान आज का नहीं, बहुत पुराना है। मॉडर्न उसकी अगर हम बात करें तो प्राचीनतम, अगर हम कहें सबसे पुराना जो संविधान है या डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं, किसकी है? यूएसए की है। बराक ओबामा जब अपनी यात्रा में आए थे, आधिकारिक यात्रा में भारत, तो उन्होंने कहा था कि दिस इज द मीटिंग ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी विद द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये बात कही थी उन्होंने अपने संबोधन में। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी कि ये किसका मिलन है? प्राचीन यानी कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है पूरे विश्व की? भारत ही है, जाहिर सी बात। तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे ही सही पता चलेंगी। दरअसल संविधान पढ़ के समझ में आ तो जाता है, लेकिन एक खास उम्र के बाद समझ में आती है बात। डेमोक्रेसी जैसी जो मैच्योर थीम है, ये समझ में आते आते समझ में आती है, एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? किताब से सेंटेंस पढ़ते समय तुरंत समझ में आ जाएगा, ये बात और है, और आपके जहन में वो धीरे धीरे उतरेगा। आप इस बात को समझिए। डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना भारत जैसे देश में इतना आसान नहीं रहा होगा। डेमोक्रेसी जब 1950 में स्थापित हुई थी, और जो आज डेमोक्रेसी का स्वरूप हमको नज़र आता है 2023 में, तो हम कह सकते हैं कि एक उम्र गुजर गई है देश की। 50 साल वो, 23 साल ये, 73 साल की डेमोक्रेसी हो चुकी है हमारी, लेकिन विश्व में सबसे पुरानी है। तो आपके जहन में ये धीरे धीरे उतरती है, ये चीज़ ही ऐसी है। ठीक है, लेकिन पढ़ते रहिए और अखबार पढ़िए, न्यूज़पेपर्स देखिए, पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आजकल, उसको आप फॉलो कीजिए। यकीन मानिए सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज़ आपको देखनी होगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है, ये कॉन्सेप्ट यूके का है, इसको हमको लेना पड़ा क्योंकि इसी का ही हमारे पास एक्सपीरियंस था। आपने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बाद चुनाव हुए भारत में, लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, सभाओं तक पहुंचे और अपनी बात वहां तक रखी। 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, कांग्रेस जीती, मिनिस्ट्रीज बनाई और कई सारे कानून पास किए। यानी कि 1950 के संविधान बनने से पहले भी ये सारी प्रैक्टिस हम कर चुके थे, और इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उसी चीज़ का था और इंडिया को सूट भी कर रहा था, वो सूट भी कर रहा है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आने वाले लेक्चर्स में अब हम देख सकेंगे आसानी से एक्चुअली में संविधान क्या है, जिसकी शुरुआत होती है किस चीज से? प्रियम्बल से होती है। प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना से होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से होती है। एक बार तो मेंस एग्जाम में प्रस्तावना लिखने को आ गई थी कि लिखो व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। 2-3 बार पढ़ेंगे याद रहेगा। मुझे तो अभी मुंह ज़बानी याद नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, भाई इतना याद है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस डे अडॉप्टेड दिस। अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ से शुरुआत होती है और इसको कहा गया है कुंजी, कहा गया है इस चीज़ की, संविधान की कुंजी अर्थात की कहा गया इसमें। इसमें कई सारे की टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करना होगा, जिनको समझना होगा कि आखिर ये इन शब्दों का मीनिंग क्या है। जैसे कि समाजवाद क्या है ना, सेक्युलर क्या होता है, इन सभी शब्दों को समझना होगा, कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो इस तरीके से हम प्रियम्बल को समझ सकते हैं सरल भाषा में। इसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे किस चीज़ में? संविधान के एक्चुअल जो हमें हमें पढ़ाई करनी होती है जहाँ से वहाँ, अर्थात पार्ट 1 में पहुँचेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में, जिसमें इंडिया और स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना होगा हमें, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, ये बात मैं शायद पहले आपको बता भी चुका हूँ। डीपीएसपी पार्ट 4 में है, 36 से लेकर 51 तक। तो ये सारे फीचर्स हम यूनियन गवर्नमेंट से पहले पढ़ चुके होंगे। क्या क्या? भाग 1 यानी कि इंडिया एंड यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में, नागरिकों के बारे में, सिटीजनशिप,
फंडामेंटल राइट, नागरिकों के अधिकार के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो। और इसी प्रकार से डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। और इसी बीच फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो बाद में जोड़ी गई 51A आर्टिकल में, उसको भी इसी बीच हम देख लेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले, उससे भी पहले हमें ये सारे फीचर्स समझने होंगे कि संविधान आखिर बना किसके लिए है और किस तरीके से जस्टिफाई होता है। ओके, तो मैं आज इन्हीं शब्दों से विदा चाहूँगा और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। रेगुलर रहेंगे तो चीज़ें आराम से होंगी, ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। 15-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं अगर आप रेगुलरली ग्रेजुएशन के दौरान 3 से 4 घंटे अगर निकाल लेते हैं तो यकीन मानिए पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आप IAS जैसा एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। थैंक यू।